आपने एक चीज नोटिस की, जब रोनाल्डो और माइकल जॉर्डन जैसे खिलाड़ी जिस शूज को यूज करते हैं यानी नाइकी, नाइकी की इतनी बड़ी सक्सेस कैसे है? $8,000. I made a $240 profit. Today, his company Nike has grown in $30 billion in sales. एक दिन फिनलैंड अचानक से नींद से जाग गए और उन्होंने एक सपना देखा कि मेरे जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। यह एक सपना नहीं था, यह उनकी हकीकत है। उन्हें ये नहीं पता था कि जिंदगी में आगे क्या करना है। फिल ने हमेशा से एक एथलीट बनने का सपना देखा था, लेकिन 24 साल की उम्र में उन्हें मान लेना पड़ा कि उनका यह सपना टूट चुका है। खुद को खोया हुआ महसूस करते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन से जर्नलिज्म की पढ़ाई की। यहाँ उनकी मुलाकात है कोच बिल बोअरमैन से, जो अमेरिका के जाने माने कोच थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन तब किसी को ये नहीं पता था कि एक दिन ये दोस्ती दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट कंपनी की नींव बनेगी। जर्नलिज्म में डिग्री लेने के बाद भी फिल को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें। इसके बाद उन्होंने 1 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर ली, ये सोचकर कि कुछ तो आइडिया आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस के ग्रेजुएशन स्कूल में एडमिशन लिया। यहीं पर उन्हें एक असाइनमेंट के दौरान एक आइडिया आया जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। कागज़ के एक टुकड़े पर उन्होंने लिखा, क्या जापानी स्पोर्ट जूते जर्मन स्पोर्ट जूते के साथ वही कर सकते हैं जो जापानी कैमरों ने जर्मन कैमरों के साथ किया था। अब देखिए फिल ने कैसे इन बातों पर ध्यान दिया था। फिल अपने सपने को साकार करने के लिए जापान के लिए निकल गए। वहाँ उन्होंने ओनित्सुका नाम की कंपनी के टाइगर शूज़ देखे, जो न सिर्फ अच्छे डिजाइन के थे बल्कि सस्ते भी। उन्होंने हिम्मत करके कंपनी के अंदर गए और कंपनी के मालिक से बात की और ख़ुद को एक अमेरिकी शू डिस्ट्रीब्यूटर बताया। जब उनसे पूछा गया कि आप किस कंपनी से हैं, फिल के माइंड में ब्लू रिबन नाम आया। फिल ने अपनी पहली मीटिंग में ही ओनित्सुका को इम्प्रेस कर लिया और वो अपना शूज़ देने के लिए रेडी हो गए। फिल ने अपनी बुक शूज डॉग में लिखते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी जूतों को एडिडास के जूतों से सस्ता बेचना, क्योंकि उन दिनों अमेरिकी बाज़ार में एडिडास का ही जूता बिकता था। फिल ने ओनित्सुका को अपना पहला ऑर्डर दिया। फिल ने ये भी लिखते हैं कि 1964 का पहला हफ्ता था, मुझे ठीक से याद भी नहीं है, बस इतना याद है कि यह सुबह सुबह का समय था। मैं समुद्री तट के गोदाम के नीचे चला गया था और तब तक लड़कों ने गोदाम का दरवाज़ा भी नहीं खोला था। मुझे पता चला कि मेरे ऑर्डर किए हुए जूते आ गए। जैसे ही मुझे जूतों का डिब्बा पकड़ाया गया, मैं बहुत खुश था और भागता हुआ घर की तरफ आया। जब मैंने जूते खोले तो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा, मैंने पेरिस में भी इससे अच्छे कुछ नहीं देखा। फिल ने अपने कोच बिल बोअरमैन को शूज़ दिखाते हैं और फिल ने इससे पहले भी इस बिज़नेस के बारे में बिल बोअरमैन के साथ शेयर किया था। फिल और बिल बोअरमैन ने साथ मिलकर बिजनेस करने का प्लान बनाया। दोनों ने $500 लगाकर 300 जोड़ी शूज का ऑर्डर दिया। ऑर्डर आने के बाद कोई भी दुकानदार उनका शूज बेचने को तैयार नहीं था, इसलिए फिल ने खुद अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी कार की डिक्की में शूज रखकर बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 3 महीनों में सारे शूज बिक गए। ओनित्सुका को फिर से ऑर्डर दिया। इस बार 1300 जोड़ी जूतों का ऑर्डर दिया। धीरे धीरे जूतों की मांग बढ़ता देख ब्लू रिबन में सेल्समैन और स्टाफ की भी एंट्री हुई। कंपनी ने अपना पहला स्टोर कैलिफोर्निया में ओपन किया था। ओनित्सुका ने अपना जूता कोरटेज यानी कुछ बदलाव के साथ लॉन्च किया। इसे ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया गया। सबसे खास बात यह है कि इन जूतों में बदलाव बिल बोअरमैन के लिखे गए एक पत्र के आधार पर किया गया था, क्योंकि बिल बोअरमैन अपने कोचिंग करियर के दौरान बिल बोअरमैन किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, वो थे शूज। बाद में जूतों की सेल बढ़ी और ओनित्सुका ने ऑर्डर नहीं पूरा कर पा रहा था। जब इस बारे में कंपनी से बात की तो कंपनी ने कहा कि सबसे पहले जापानी लोगों की मांग को पूरा करना, ना कि किसी अमेरिकन की। ये बात बिल बोअरमैन को हजम नहीं हुई और ओनित्सुका से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर ले। ओनित्सुका से कॉन्टैक्ट ख़त्म करने के बाद फिल ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और कहा, अब वो समय आ गया है जिसका हमें इंतज़ार था, खुद का ब्रांड बनाने का। लेकिन इससे पहले हमारी कंपनी का एक लोगो और नाम होना चाहिए। एक ऐसा नाम होना चाहिए जो लोगों की ज़ुबान पर तुरंत आ जाए। उन्होंने अपने एम्प्लॉय से कुछ नाम सजेस्ट करने को कहा। एक नाम तो उन्होंने खुद दिया, डेमोशन 6, जो किसी को पसंद नहीं आया। अब समय कम था और पेटेंट के लिए एक नाम की ज़रूरत थी।
ऐसे में एक एम्प्लॉय ने जेफ जॉनसन ने एक नाम सजेस्ट किया, नाइकी। ये नाम ग्रीक की पैरानी इस पंखों वाली देवी के नाम से है और इसका राइट निशान वाला लोगो भी इसी देवी से कंपेयर करके इन्हीं के एक स्टूडेंट ने बनाया था। और फाइनली 1971 को नाइकी ब्रांड शूज पूरी दुनिया के लिए लॉन्च हुए।